नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी के बयान पर विवाद। बोले, आज के समय में करप्शन फ्री लाइन मुश्किल। वोट डालने से लेकर गणेश उत्सव तक नेताओं को खर्च करना पड़ता है पैसा, फिर कैसे भ्रष्ट नहीं हो नेता। मुंबई में बने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पर चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। हाई कोर्ट ने घर के अवैध हिस्से को गिराने के दिए थे आदेश। कांजीरंगा पार्क में रात में जीप सफारी पर विवाद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सफाई, किसी नियम का नहीं हुआ उल्लंघन। पार्क में शाम 4 बजे के बाद प्रवेश की नहीं है अनुमति। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 954 अंकों की गिरावट के साथ 57,145 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 311 अंकों की गिरावट के साथ 17,016 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो है राजस्थान कांग्रेस में मचे बवाल की। राजस्थान के सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खियां पुरानी हैं। हालांकि आलाकमान लगातार दोनों के बीच पड़ी दरार को भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल यानी रविवार देर रात राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया, जिससे कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो कैसे इस मुश्किल का हल ढूंढ रही पार्टी, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस में हलचल मची हुई है, जिसमें भी पार्टी उलझी हुई है। इस पर भी होगी बात। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झूठी अफवाहें फैला रही बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस ने क्या उठाया कदम, और बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या लिया फैसला, ये भी जानेंगे। साथ ही मुकुल रोहतगी ने क्यों ठुकरा दिया केंद्र सरकार का ऑफर, इस पर बात करने के साथ ही दूसरी अहम खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। लेकिन अभी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस के सामने अचानक ही बड़ा संकट आ गया और अब प्रदेश में पार्टी बिखराव से जूझ रही है। हालांकि राज्य में हुई इस अनुशासनहीनता से पार्टी आलाकमान बेहद नाराज हैं और सख्त रुख अपना रहा है, और उनकी सख्ती इस बात का संदेश है कि पार्टी किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। क्या कुछ रहा है अभी तक का घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस विधायक पार्टी आलाकमान को ही आंख दिखा रहे हैं। इस्तीफा देने की धमकी नहीं दे रहे, बल्कि वो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप भी चुके हैं। करीब 70 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। दावे 92 विधायकों के किए जा रहे हैं। बागी तेवर दिखा रहे विधायकों की मांग साफ है। जिन लोगों ने 2 साल पहले पार्टी से बगावत की थी, उन्हें सीएम पद नहीं सौंपा जाए। सीएम बनाना है तो उन्हें 102 लोगों में से बनाया जाए, जो संकट के समय सरकार के साथ एकजुट रहे, और मुख्यमंत्री गहलोत की पसंद का बनाया जाए। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि गहलोत समर्थक विधायकों ने सीएम पद के लिए पार्टी हाईकमान को जो सूची भेजी है, उसमें सबसे पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का है। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा, हरीश चौधरी और भंवर सिंह भाटी का नाम भी इस सूची में बताया जा रहा है। विधायकों की बगावत पर गहलोत ने पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचा दी कि इसके पीछे उनका हाथ नहीं है, और न ही मामला उनके हाथ में रह गया है, और विधायक उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। साफ है, सचिन पायलट के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। गहलोत समर्थक विधायकों की बगावत के चलते रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी नहीं हो पाई। राजस्थान में कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए अजय माकन ने कहा कि जो विधायक पार्टी की बैठक में नहीं आए और अलग से बैठक की, उनका ये काम अनुशासनहीनता है। पार्टी एक्शन लेगी। विधायक जिस रिजोल्यूशन की मांग कर रहे हैं, वैसा कांग्रेस में नहीं होता। रिजोल्यूशन एक लाइन का होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। माकन और मल्लिकार्जुन दोनों ही दिल्ली लौट चुके हैं। दिल्ली लौटने से पहले गहलोत ने उनसे मुलाकात की और अपना पक्ष रख दिया। दिल्ली पहुंचकर मल्लिकार्जुन और माकन ने राजस्थान के घटनाक्रम की पूरी जानकारी सोनिया गांधी को दी है। अब फैसला दिल्ली में होगा। एक ओर गहलोत खेमा बागी तेवर दिखा रहा है, तो दूसरी ओर सचिन पायलट पूरी तरह से खामोश हैं। पायलट ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली नहीं जा रहे, वो जयपुर में ही रहेंगे, जब तक कि ये पूरा विवाद सुलझ नहीं जाता। कांग्रेस हाईकमान भी पूरे मामले को सुलझाने में जुटा है। कमलनाथ और केसी वेणुगोपाल को गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली बुला लिया गया है। ऐसे में अब नजरें जयपुर के साथ दिल्ली पर भी टिक गई हैं। पार्टी गहलोत समर्थकों की मांग के आगे झुकेगी या फिर पायलट के नाम पर ही अड़ेगी। माकन का कहना है कि ज्यादातर एमएलए पायलट को सीएम नहीं बनाना चाहते। हालांकि अब माकन और खड़गे आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे और आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी। लेकिन राजस्थान में मची इस हलचल ने अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर करने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में आज कोई भी नामांकन नहीं हुआ।
चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया, जिस कारण से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वैसे आज दिन भर नजरें नामांकन पर नहीं, राजस्थान पर टिकी थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अभी तक अध्यक्ष पद की दावेदारी में सबसे आगे थे। दावा किया जा रहा था कि उनका चुनाव औपचारिकता है। शशि थरूर चुनाव भले ही लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गहलोत की जीत तय है। पर अब अचानक ही गहलोत दौड़ से ही हटते दिख रहे हैं। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के विधायकों ने जो बगावत की है, उसमें पार्टी नेता अशोक गहलोत का हाथ मान रहे हैं। गांधी परिवार के प्रति वफादार नेताओं ने शिकायत की है कि अगर गहलोत अभी इस तरह के तेवर दिखा रहे हैं तो पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। सोनिया गांधी भी राजस्थान के घटनाक्रम से बेहद नाराज बताई जा रही हैं। उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो झुकेंगी नहीं। जरूरत पड़ी तो सख्त फैसला भी लिया जाएगा, लेकिन पहले वो विधायकों की पूरी बात सुनना चाहती हैं। लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष पद की रेस से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। पार्टी में अब आधा दर्जन लोगों के नामों पर नए सिरे से विचार शुरू हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक का नाम अचानक ही चर्चाओं में आ गया है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 30 सितंबर को नॉमिनेशन की अंतिम तिथि से पहले 4-5 लोग नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नॉमिनेशन वापसी की तारीख 8 अक्टूबर है। ऐसे में गहलोत की जगह जिस नाम पर सहमति बनती है, उसके अलावा बाकी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। हाँ, शशि थरूर जरूर मैदान में रहेंगे। वो 30 सितंबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। थरूर ने साफ कर दिया है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की मंजूरी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ले ली है। पार्टी को उनके चुनाव लड़ने से कोई परेशानी नहीं है। अब गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन आलाकमान गहलोत से नाराज है, ये बात साफ है। और हो सकता है आलाकमान गहलोत के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया है और बीजेपी की साजिशों का अब कानूनी भाषा में जवाब देने की प्लानिंग कर ली है। तो क्या है कांग्रेस का कदम, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी की जड़ें मजबूत हो रही हैं और बीजेपी कमजोर हो रही है। कांग्रेस की ये मजबूती बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है और बीजेपी की ये चिंता और डर उसके उन बयानों में दिख रहा है जिसमें वो कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी का मजबूती से सामना कर रही है और पार्टी की हर चाल को नाकाम करते हुए बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रही है। उसी कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और उनकी ऑनलाइन हेट फैक्ट्री की तरफ से फैलाई गई फर्जी एवं विभाजनकारी खबरों के 5 मामलों में उसने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने केरल से लोकसभा सदस्य हिवी ईडेन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत की एक कॉपी भी ट्विटर पर साझा की। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा नेताओं और उनकी भक्त ऑनलाइन हेट फैक्ट्री द्वारा फैलाई गई फर्जी एवं विभाजनकारी खबरों के 5 मामलों में हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। हमने चेताया था, हम इस झूठ को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ईडेन की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की जो प्रति साझा की, उसमें कहा गया है कि ये कदम सोशल मीडिया के एक पोस्ट और 2 तस्वीरों को लेकर उठाया गया है। ईडेन ने कहा कि इन तस्वीरों को साझा करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी ने उस युवती के साथ तस्वीर खिंचवाई जिसने अतीत में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ तस्वीर में नजर आने वाली युवती कोई और है। उन्होंने पुलिस से भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया है। यानी कांग्रेस बीजेपी की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब तो पहले ही दे रही थी, लेकिन अब उसने कानूनी भाषा में भी बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने यात्रा को लेकर बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही अफवाहों के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, जिससे बीजेपी परेशान है, क्योंकि ये मजबूती 2024 में बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे में बीजेपी ने भी 2024 के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और अब पार्टी ने अध्यक्ष को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। वहीं बीजेपी में अभी पार्टी के मुखिया का चुनाव नहीं होने वाला है। खबरों के मुताबिक जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 20 जनवरी 2023 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा पहले 7 महीने के लिए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। इस हिसाब से 20 जनवरी 2023 में उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि अब 2024 के आम चुनाव तक बीजेपी की कमान उनके ही हाथ में रह सकती है।
नड्डा को अगर सेवा विस्तार मिलता है तो उनका कार्यकाल जनवरी 2024 तक चलेगा। ऐसे में पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद ही नया अध्यक्ष मिल सकता है, वो भी तब जब पीएम मोदी और अमित शाह चाहेंगे। हालांकि इस बीच इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ अगले साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन के साथ ही नड्डा की भी अग्नि परीक्षा होगी। छात्र जीवन से ही राजनीति में उतरे जेपी नड्डा साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा आरएसएस के भी वो काफी करीबी माने जाते हैं। नड्डा न केवल केंद्र बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी मंत्री रह चुके हैं। 1998 से 2003 तक वो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद धूमल सरकार में भी 2008 से 2010 तक भी उन्होंने मंत्री पद संभाला। 2012 में वो पहली बार राज्यसभा से सांसद बने। मोदी सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। वैसे 2014 के बाद बीजेपी में ये देखने को मिला है कि जो नेता पीएम मोदी और अमित शाह से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके पर काट दिए जाते हैं। लेकिन नड्डा अब तक अमित शाह और पीएम मोदी के रास्ते में नहीं आए हैं, इसलिए उनका कद और पद बरकरार है। दावा किया जा रहा है कि अब जेपी नड्डा ही 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष रह सकते हैं, जबकि उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होने वाला है। जेपी नड्डा ने तो पार्टी का फैसला स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार का फैसला स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या है मुकुल रोहतगी के लिए केंद्र का फैसला, जिसे मानने से उन्होंने किया इनकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बीजेपी सरकार को जोर का झटका दिया है। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल के पद के ऑफर को ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से रोहतगी को एजी की जिम्मेदारी फिर से संभालने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। रोहतगी मोदी सरकार में 2014 से 2017 तक अटॉर्नी जनरल रहे हैं। बाद में केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी के वेणुगोपाल को सौंप दी थी। वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने 5 साल तक केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्य किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 67 साल के मुकुल रोहतगी को फिर से अटॉर्नी जनरल बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। मुकुल रोहतगी का दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होना था। इससे पहले खबरें ये थी कि मुकुल रोहतगी ही अगले अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं, लेकिन अब अचानक ये खबर सामने आई कि उन्होंने मोदी सरकार के ऑफर को थैंक यू बोलकर ठुकरा दिया है। उनके मन में कुछ और चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने एजी बनने से इनकार कर दिया। हालांकि रोहतगी ने ये नहीं बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वेणुगोपाल का कार्यकाल खत्म होने से ऐन पहले रोहतगी ने सरकार का ऑफर लौटा दिया। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। 2020 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो सरकार ने एक साल के 2 सेवा विस्तार उन्हें दे दिए। इस साल जून में फिर 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। वैसे सरकार चाहती थी कि 90 साल के वेणुगोपाल आगे भी ये पद संभालते रहें। केंद्र सरकार ने उनसे एक बार फिर उनका कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश भी की थी, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वेणुगोपाल ने इससे इनकार कर दिया था। अब मुकुल रोहतगी के इनकार से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार कर दिया, जिसे केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। अब सरकार किसके नाम का ऐलान करेगी ये देखना होगा, लेकिन ऐलान तो आज गुलाम नबी आजाद ने किया है, वो भी अपनी नई पार्टी का। तो क्या है आजाद की पार्टी का नाम और क्या है इस नाम के मायने, देखेंगे रिपोर्ट में। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस और उनके बीच मतभेद चल रहा था, जो समय समय पर सामने आ रहा था। और अचानक से खबर आई कि आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि कांग्रेस ने भी आजाद पर जमकर हमला बोला है और उनकी बोलती बंद कर दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है और आजाद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन आजाद ने साफ कर दिया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि अपनी नई पार्टी बनाएंगे। और आज उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। नाम को लेकर आजाद ने बताया कि मेरी नई पार्टी के लिए लगभग 1500 नाम हमें उर्दू संस्कृत में भेजे गए थे। हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी है। हम चाहते हैं कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो, इसलिए ये नाम रखा गया। नाम के ऐलान के साथ ही गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नई पार्टी का फ्लैग भी लॉन्च किया। मस्टर्ड, सफेद और नीले कलर से बने इस फ्लैग का संदेश काफी अच्छा है। मस्टर्ड कलर क्रिएटिविटी और यूनिटी को दर्शाता है, सफेद शांति को दर्शाता है और नीला स्वतंत्रता, खुली जगह, कल्पना और समुद्र की गहराई से आकाश की ऊंचाइयों तक की सीमाओं को दर्शाता है।
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नई पार्टी में उम्र की कोई सीमा नहीं होगी, युवा और दिग्गज पार्टी में एक साथ काम करेंगे। दरअसल गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की तरफ से अपनी नजरअंदाजी से नाराज थे, क्योंकि पार्टी अब युवाओं पर फोकस कर रही है। वहीं अब देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद का अगला कदम क्या होता है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों की। अक्टूबर का महीना लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये त्योहारी सीजन को अपने साथ लेकर आएगा। लेकिन इस महीने में अहम वित्तीय बदलाव होने वाले हैं। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। आयकर रिटर्न भरने वालों से लेकर बैंकों के काम करने वालों को इस महीने में परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। तो सरकार 1 अक्टूबर से नियमों में करने जा रही है कौन सा बदलाव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की जनता को अक्सर नए महीने का इंतजार रहता है। लोग सोचते हैं कि महंगाई के मोर्चे समेत सरकार उन्हें कई राहत देगी, लेकिन जैसे ही अगले महीने की शुरुआत होती है तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। अक्टूबर का महीना भी मायूस करने वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर से वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। आयकर रिटर्न भरने वाले 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। यानी जिन लोगों की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, वो अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम भी बदल जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी में कार्ड की बजाय टोकन का इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरी तरफ 1 अक्टूबर से महंगाई का झटका भी लगने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक के रेपो दर बढ़ाने के बाद बैंकों ने बचत खाता और एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दिया है। ऐसे में डाकघर की आरडी, केसीसी, पीपीएफ समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में वृद्धि हो सकती है। वहीं हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। इस बार घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कार चालकों को भी अगले महीने झटका लग सकता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस के दाम इस हफ्ते में होने वाली समीक्षा के बाद रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। यानी साफ है कि त्योहारी सीजन में जनता को खुशखबरी से ज्यादा मायूस करने वाली खबरें मिलेंगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।